कभी सोचा है कि हम अपने फ़ोन या लैपटॉप पर सिर्फ एक क्लिक से इतने सारे काम कैसे करवा लेते हैं? मतलब हम कंप्यूटर से बात कैसे करते हैं? तो चलिए, आज इसी फैसिनेटिंग दुनिया में चलते हैं और कंप्यूटर की भाषाओं के इस पूरे सफ़र को समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक सवाल। अगर कंप्यूटर इतने ज्यादा स्मार्ट हैं, तो वो हमारी आपकी तरह हिंदी या इंग्लिश में बात क्यों नहीं कर सकते? देखिए, हम अपनी बातचीत में कितनी ही ऐसी बातें बोलते हैं जो साफ नहीं होती। जैसे, यार थोड़ी देर में मिलते हैं। अब इस थोड़ी देर का क्या मतलब है? 5 मिनट, 15 मिनट? हमारी भाषा ऐसी है। लेकिन कंप्यूटर को हर चीज बिल्कुल सटीक, एकदम क्लियर चाहिए। उसे चाहिए ठीक 5:10 पर मिलो। बस इसी फर्क को खत्म करने के लिए कंप्यूटर लैंग्वेजेस बनाए गए। तो यहीं पर कंप्यूटर भाषाएं एक ब्रिज की तरह काम करती हैं। ये हमारे आइडियाज़ को, जैसे एक फ़ोटो एडिट करनी है या एक गाना चलाना है, एक ऐसी सख्त और लॉजिकल भाषा में बदल देती हैं जिसे कंप्यूटर का प्रोसेसर समझ पाता है। आप इसे एक ट्रांसलेटर की तरह समझ सकते हैं, जो दो अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोगों के बीच में खड़ा होकर बातचीत करवाता है। ठीक वैसे ही कंप्यूटर भाषाएं इंसानों और मशीनों के बीच की बातचीत को मुमकिन बनाती हैं। तो चलिए अब उतरते हैं सबसे निचले लेवल पर, उस भाषा पर जो कंप्यूटर की अपनी जुबान है। इसे कहते हैं मशीन लैंग्वेज। ये वो भाषा है जो सीधे कंप्यूटर के दिमाग यानी उसके सीपीयू से बात करती है, बीच में कोई नहीं होता। जरा सोचिए कि आपको सिर्फ 2 शब्दों का इस्तेमाल करके बात करनी है, हाँ और नहीं, या ऑन और ऑफ। कंप्यूटर भी ठीक यही करता है, बस 0 और 1 के साथ। स्क्रीन पर जो ये 0 और 1 की लंबी सी लाइन दिख रही है ना, ये कंप्यूटर के लिए कोई मामूली नंबर नहीं है। ये एक पूरा का पूरा निर्देश है। जैसे कि मेमोरी की फला जगह से डेटा उठाओ और उसे रजिस्टर में डाल दो, या इन 2 नंबरों को आपस में जोड़ दो। हर छोटे से छोटे काम के लिए ऐसा ही एक बाइनरी कोड होता है। अब मशीन लैंग्वेज का सबसे बड़ा फायदा है इसकी स्पीड, क्योंकि कंप्यूटर इसे सीधे समझता है, कोई ट्रांसलेशन की जरूरत ही नहीं, काम एकदम बिजली की तेजी से होता है। लेकिन इंसानों के लिए ये किसी पहेली से कम नहीं। हजारों 0 और 1 के बीच में अगर एक भी गलती हो जाए तो उसे ढूंढना मतलब भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। और जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो ये कि ये मशीन निर्भर थी। मतलब एक IBM कंप्यूटर के लिए लिखा गया प्रोग्राम एप्पल के कंप्यूटर पर चलेगा ही नहीं। आपको हर मशीन के लिए कोड फिर से लिखना पड़ता था। कितनी बड़ी मुसीबत! तो जाहिर सी बात है, 0 और 1 की दुनिया में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। प्रोग्रामर्स थक जाते थे, गलतियां बहुत होती थीं, तो उन्हें एक बेहतर तरीका, एक शॉर्टकट चाहिए था। और यहीं से शुरुआत हुई कंप्यूटर भाषाओं के अगले लेवल की, असेंबली लैंग्वेज। अब प्रोग्रामर्स को 0 और 1 की लंबी लंबी लाइनें नहीं लिखनी पड़ती थीं। उसकी जगह वो छोटे छोटे याद रखने लायक अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल कर सकते थे। जैसे डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उस लंबे बाइनरी कोड की जगह अब सिर्फ MOV लिखना होता था, या 2 नंबरों को जोड़ने के लिए AD। इन छोटे कोड नेम्स को निमोनिक्स कहते हैं, और ये बाइनरी के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान थे। ये वाकई एक बहुत बड़ा सुधार था। प्रोग्रामिंग थोड़ी आसान हो गई। लेकिन अब एक नई चीज की जरूरत पड़ी, एक ट्रांसलेटर की। क्योंकि कंप्यूटर तो अब भी सिर्फ 0 और 1 ही समझता है ना? तो एक खास प्रोग्राम बनाया गया जिसे असेंबलर कहते हैं। इसका एक ही काम था, इन छोटे शब्दों जैसे मूव और ऐड को वापस मशीन लैंग्वेज के 0 और 1 में बदल देना। पर हाँ, एक समस्या अब भी बाकी थी। ये भाषा भी मशीन निर्भर ही थी। हर प्रोसेसर की बनावट अलग होती थी, तो उसकी असेंबली लैंग्वेज भी अलग होती थी। और अब हम पहुंचते हैं उस लेवल पर जिसने प्रोग्रामिंग की दुनिया में क्रांति ला दी। ये वो दौर था जिसने कंप्यूटर को कुछ वैज्ञानिकों की लैब से निकालकर आम लोगों तक पहुंचाने का रास्ता खोला। ये है हाई लेवल भाषाओं का जमाना। अब इसे देखिए, ये कितना साफ और आसान है। ये लगभग आम अंग्रेजी जैसा लगता है। प्रिंट हेलो वर्ल्ड का सीधा सा मतलब है कि स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दो। इसे कोई भी समझ सकता है, जिसके लिए कंप्यूटर के अंदर की गहरी जानकारी होना जरूरी नहीं है। ये एक जबरदस्त कामयाबी थी। इन भाषाओं का सबसे बड़ा फायदा था मशीन स्वतंत्र होना। मतलब अब प्रोग्रामर एक बार कोड लिखते थे और वो कोड थोड़े बहुत बदलाव के साथ किसी भी कंप्यूटर पर चल सकता था। इससे प्रोग्रामर्स का ध्यान मशीन की तकनीकी चीजों से हटकर असली काम पर लग गया, यानी बेहतर सॉफ्टवेयर बनाने पर। तो अब मन में एक सवाल आता है, अगर कंप्यूटर आज भी सिर्फ 0 और 1 ही समझता है, तो फिर वो हमारी अंग्रेजी जैसी हाई लेवल भाषाओं को आखिर समझता कैसे है? जवाब है, और भी ज्यादा स्मार्ट ट्रांसलेटर्स की मदद से।
यहाँ 3 तरह के मेन ट्रांसलेटर्स होते हैं। असेंबलर के बारे में तो हम जान चुके हैं, वो असेंबली भाषा को ट्रांसलेट करता है। लेकिन हाई लेवल भाषाओं के लिए 2 बड़े खिलाड़ी मैदान में हैं। एक है कंपाइलर और दूसरा है इंटरप्रेटर। काम दोनों का एक ही है, हमारे कोड को मशीन की भाषा में बदलना। लेकिन इनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। अच्छा, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के फर्क को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक किताब का अनुवाद करना है। कंपाइलर एक ऐसे ट्रांसलेटर की तरह है जो पहले पूरी किताब पढ़ता है, उसे समझता है और फिर एक ही बार में उस पूरी किताब का अनुवाद करके एक नई किताब बना देता है। इसमें वक्त तो लगता है, लेकिन जब नई किताब तैयार हो जाती है तो उसे कोई भी बहुत तेजी से पढ़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ इंटरप्रेटर एक ऐसे ट्रांसलेटर की तरह है जो आपके साथ बैठकर एक एक लाइन पढ़ता है और साथ के साथ उसका अनुवाद करता जाता है। ये प्रोसेस धीमा होता है, लेकिन अगर कहीं कोई गलती होती है तो वो तुरंत पकड़ में आ जाती है। तो इंटरप्रेटर को एक लाइव ट्रांसलेटर की तरह समझिए। जैसे 2 देशों के नेता मिलते हैं तो एक नेता अपना वाक्य बोलता है और जो ट्रांसलेटर होता है वो तुरंत उसका दूसरी भाषा में अनुवाद कर देता है। ये तरीका तब बहुत काम आता है जब हम प्रोग्रामिंग सीख रहे होते हैं, क्योंकि हमें तुरंत पता चल जाता है कि हमारे कोड की किस लाइन में गलती है। पाइथन जैसी भाषाएं इंटरप्रेटर का ही इस्तेमाल करती हैं। तो आखिर एक अच्छी प्रोग्रामिंग भाषा में क्या-क्या गुण होने चाहिए? सबसे पहली बात, उसे सीखना और इस्तेमाल करना आसान होना चाहिए। दूसरी बात, वो पोर्टेबल हो, यानी अलग-अलग मशीनों पर चल सके। तीसरी, वो कुशल हो, मतलब कंप्यूटर के रिसोर्सेज का कम से कम इस्तेमाल करके तेजी से काम करे। और सबसे ज़रूरी, वो पढ़ने लायक हो, ताकि अगर आपके कोड को कोई दूसरा प्रोग्रामर देखे तो वो उसे समझ सके और उसमें गलतियों को आसानी से ठीक कर सके। चलिए अब देखते हैं कि ये भाषाएं असल जिंदगी में कहाँ इस्तेमाल होती हैं। पाइथन, जो सीखने में काफ़ी आसान है, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और इंस्टाग्राम जैसी वेब एप्स में धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रही है। सी एक बहुत ही पावरफुल और तेज़ भाषा है और इसका इस्तेमाल आज भी विंडोज़ या मैकओएस जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में होता है। और हमारे फ़ोन में जो ज़्यादातर ऐप्स हैं वो जावा या उसी से मिलती-जुलती भाषाओं में बनी हैं। और हाँ, HTML कोई प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, बल्कि एक मार्कअप भाषा है जो किसी भी वेब पेज का ढांचा या स्ट्रक्चर तैयार करती है। तो कुल मिलाके कहानी ये है कि कंप्यूटर भाषाओं का ये पूरा सफ़र असल में इंसानों के लिए चीज़ों को आसान बनाने की कहानी है। हर नई पीढ़ी के साथ हम मशीन की उस मुश्किल 0 और 1 की दुनिया से एक कदम और दूर होते गए और अपनी सोचने समझने की दुनिया के एक कदम और करीब आते गए। और इस पूरे सफ़र में हमारे असली हीरो रहे हैं ये ट्रांसलेटर्स, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये पूरा सफ़र हमें भविष्य के बारे में एक बड़े दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज हम AI को सीधे अपनी भाषा में निर्देश दे पा रहे हैं, तो जैसे जैसे प्रोग्रामिंग भाषाएं और भी आसान होती जाएंगी, क्या एक दिन ऐसा आएगा जब कोडिंग करना हर किसी के लिए उतना ही आम हो जाएगा जितना कि पढ़ना लिखना? भविष्य में क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सोचने के लिए ये बात काफ़ी मज़ेदार है।